अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 नंबर जो ब्राजील का बेलेम शहर में होने वाले हैं उसके पहला अपडेट लेके आपके पास आ रहा है। लेकिन ब्राजील का कॉप के बारे में बा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बा क्लाइमेट समिट के बारे में बात करने से पहले हमें पहले 30 साल में, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कॉप 30 30वां कॉप है, तब इसका पहले क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अ, शुरुआत में बोल लेते हैं। ये शुरुआत हुआ था 1992 में, 1992 में धरती सम्मेलन अर्थ समिट से, जो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। तो ब्राजील में कॉप बड़ा ऐसे सम्मेलन फिर अभी जा रहा है, जो 2012 के बाद रियो प्लस 20 के बाद अभी फिर दूसरा बार जा रहा है। तो जो पहला कॉप हुआ था वो हुआ था बर्लिन में 1992 में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूएन का क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशन है उसका जो शुरुआत हुआ था, उसको 3 साल बाद पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और पार्टीज है कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये है हर एक गवर्नमेंट जो इसका मेंबरशिप लिया है, जो इसको स्वीकार किया है, इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है, एग्रीमेंट में साइन किया है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी का जो मेंबर गवर्नमेंट है वो इसका पार्टीज है। अभी तक करीब 197 197 ऐसे गवर्नमेंट इसको पार्टीज है, एक दो इधर उधर हो सकते हैं। तो पहला कॉप जो बर्लिन में हुआ था उससे चल के पहला कोई डिसीशन, कोई सिद्धांत, कुछ एक्शन के लिए, क्योंकि हम सब जानते थे उस टाइम बहुत एक संकट का सामने हम कर रहे थे, जो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। आज उस संकट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम में भी, जो आज से 30 साल पहले है, उस टाइम में भी आप संकट को सामने कर रहे थे, दुनिया भर देख रहा था ये बढ़ते जा रहा है। तो 1997 जो कियोटो में जापान में जो कॉप हुआ था, उसमें पहला बार सिद्धांत लिया गया, ये जो अमीर देश है और जो ज़्यादा एमिशन करते हैं, उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, उनको एक लिमिट करना पड़ेगा, उनको अपना उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। और वो 1990 का बेसलाइन से उसका 8% तक कुछ समय दिया गया, 2012 तक, तो उस टाइम कम करना पड़ेगा। ये पहला सिद्धांत था, लेकिन उस समय जो हुआ वो बाद में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आधार है, इसलिए उसको एक बार मेंशन करें, एक बार बता दे। जो मैकेनिज्म्स जो होगा, पहले अवधारणा ये था, जो कंट्री, जो देश ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं उनका बहुत सारे इंडस्ट्री है, बहुत सारे वाहन है, व्हीकल्स है, सबसे कम करना पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब आप कम करो और दूसरा कुछ साधन में जाओ। लेकिन अमेरिका का दबाव में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके दबाव में एक नया चीज 97 में कियोटो में उसमें घुसा दिया गया। उसको बोला गया फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। क्योंकि अमेरिका ने और दो चार ऐसे धनी देश, जो अमीर देश है, उन्होंने बोला कि भाई हम कम करने जाएंगे, हमारा इंडस्ट्री में चेंज करेंगे तो हमारा बहुत खर्चा होगा, इसलिए हम बाजार व्यवस्था से इसको कम करेंगे। तो बाजार व्यवस्था कैसे है कि हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ कुछ भी करने के लिए मजदूरी ज़्यादा है, ज़मीन का कीमत ज़्यादा है। हम कोई तीसरी दुनिया वाले देश, कोई अफ्रीका का कंट्री जहाँ मजदूरी भी बहुत सस्ता है, ज़मीन भी सस्ता है, भारत जैसे देश, उनको कुछ करने के लिए बोलेंगे, जैसे वहाँ कुछ पेड़ लगाओ, वहाँ कोई इंडस्ट्री में कुछ सुधार करो। वहाँ जो कमी आपको मापा जाएगा, जो आप आंक लेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हमारे क्रेडिट में दे दो। तो ये एक खाता में ट्रांसफर करने वाली, आंकने वाली, अकाउंटिंग करने वाली एक ट्रिक था, जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म का तहत मार्केट मैकेनिज्म को कियोटो में अंदर किया गया। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े, तो बाली में जो कॉप हुआ 2007 में, उसका चलते एक बाली रोड मैप बना। और तब तक कोई भी गरीब देशों का, बट डेवलपिंग, जो विकासशील देशों का, उनको ऊपर कोई टारगेट नहीं था, उनके ऊपर तब भी टारगेट नहीं आया। और तब तक जो भी करना था, क्योंकि अमीर देशों ने सबसे ज़्यादा एमिशन किया, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम का क्रिएट किया, तो सारे जो एक्शन पॉइंट था वो अमीर देशों के ऊपर ही था, जिनको एक लिस्ट में रखा गया, एनेक्स्चर में। इसलिए उन देशों को 36 और 37 देश उनको रखा गया। उसको बोलते हैं एनेक्स वन कंट्रीज, मतलब एनेक्स्चर वन में जो देश लिस्टेड है वो एनेक्स वन कंट्रीज है, वो अमीर है, वो ज़्यादा एमिशन किया है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, उसने ज़्यादा जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज करने के लिए। तो बाकी जो कंट्रीज है, देश है, उनको नॉन एनेक्स कंट्रीज बोला गया, उस एनेक्सचर में नहीं है। तो ये लोग जनरली डेवलपिंग, विकासशील कंट्री देश थे, और गरीब देश भी बहुत थे, जैसे अफ्रीका में है, कुछ कुछ, बाकी हमारा एशिया में बहुत सारे गरीब देश, ये सब थे।
और कुछ आइलैंड जो टापू का देश है। तो 2007 के बाद सारे देश को एक गाइडलाइन दिया गया कि आप अपना-अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, आपका एक राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज का एक्शन प्लान बनाइए। तो उसके तहत भारत में भी आप देखेंगे 2007 में ये आया था। भारत 2008 में जून में, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया, नैपसीसी। वो ज़्यादा कुछ एक्शन प्लान नहीं था, लेकिन उसमें काफ़ी विशफुल स्टेटमेंट था, क्या करना चाहते हैं, भारत कितना महान है, कितना करेंगे, इतना-इतना। तो जब हम लोगों ने हल्ला किया, ये तो कोई एक्शन प्लान नहीं है, तो सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया था, जी भाई ये तो एक ढांचा है, इसके तहत हम एक नेशनल मिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज लाएंगे और सारे राज्य स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाएंगे। जो जमीनी स्तर पे एक्चुअल काम होगा वो स्टेट एक्शन प्लान में होगा और नेशनल क्लाइमेट मिशन से होगा। तो उसके तहत 8 क्लाइमेट मिशन भी लाया गया ओवर द इयर्स, 2009 से शुरू करके 2011-12 तक, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के बात है, नेशनल सोलर मिशन जो बहुत तेजी से सोलर एनर्जी का बढ़ाने की बात है, जो एनर्जी एनहांसमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, जो हर एक चीज में जितना ऊर्जा लगता है उससे कम करना, ये सब काफी नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारे मिशंस नेशनल क्लाइमेट एक्शन मिशंस के तहत लाया गया। तो इसके ये चलते चलते करीब 2012-13 तक आ गया था। और इसी दौरान भारत में सारे राज्य में स्टेट लेवल, राज्य स्तर पे क्लाइमेट एक्शन प्लान भी बना। वो कैसे बना, कितना खामियां है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एक्शंस जो बाली एक्शन प्लान का फॉलो अप एक्शन से शुरू हुआ। इसके बाद यदि हम कॉप में जाए, जो मेजर्स मैंने एक लैंडमार्क कॉप बोल के जिसको बहुत प्रचार किया गया, वो है कोपेनहेगन में कॉप 15, 2009 में था। तो कॉप 15 में कॉप 15 में ये जो एक मेजर टारगेट होने वाला था, सभी को उम्मीद था जो कॉप 15 कोपेनहेगन में आप पहला बार आपको सारे एमिशंस का एक एक्चुअल कंट्रोल जो साइंस डिक्टेट कर रहा है। क्योंकि आप लोग याद करेंगे, जो आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक अंतरराष्ट्रीय यूएन का अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, उसमें बहुत सारे देशों से 100 देशों से 100 से ज़्यादा देशों से साइंटिस्ट है, प्लानर्स है, इकोनॉमिस्ट है। तो सब मिलके एक तो असेसमेंट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का आज का फिजिकल स्थिति क्या है, कहाँ पहुंचे हैं, कितना गड़बड़ हुआ है, कितना बिगड़ चुका है, ट्रैजेक्टरी क्या है, इस दिशा में जाएंगे तो आने वाले 50-100 सालों में बाद 2021 तक, 2100 तक कहाँ पहुंचेंगे, ये सारे जो आकलन करना, ये सारे काम है आईपीसीसी का। तो आईपीसीसी का रिपोर्ट तब तक आ चुका था, जे हम लोग जो हमारा अभी तक किया है वो काफ़ी नहीं है, बहुत कम है, और इस दिशा से चलेंगे तो 3 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर राइज हम 2100 तक पहुंच जाएंगे। और उसमें बहुत सारे धरती का जो तंत्र है, जो अर्थ सिस्टम्स है, वो बिगड़ जाएगा, वो कोलैप्स करेगा। तो ये सारे तब से आना शुरू हो गया था। और 2009 में साथ साथ ये भी याद कीजिए, जो पहला बार प्लानिटरी बाउंड्री, धरती का लिमिट क्या है, क्या क्या चीज अर्थ सिस्टम्स है और उनका लिमिट क्या है, सेफ ऑपरेटिंग लिमिट। तो प्लानिटरी बाउंड्रीज और उनका सेफ ऑपरेटिंग लिमिट क्या है, पहला स्टडी 2009 में पब्लिश हुआ। तो 2009 में एक बहुत उम्मीद था जो कोपेनहेगन कॉप से ये बहुत सारी चीजों को सुधारा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। लेकिन लास्ट में आते आते उसको सैबोटेज किया गया। ना तो स्ट्रॉन्ग एक्शन में गया जाया गया, ना जो दूसरा डिमांड गरीब देशों का, जो नॉन एनेक्स कंट्रीज है, जो डेवलपिंग विकासशील देश है, उनका एक प्राइमरी डिमांड था जो क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि अमीर देशों ने क्रिएट किया है, आपने एग्री किया है, जिम्मेदारी आपको है। जो कियोटो में आपको आपने मान लिया, जो सीबीडीआर एंड आरसी, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेसिटी, जिम्मेदारी सबको है काम करने का, लेकिन जिम्मेदारी का लेवल बहुत अलग अलग है। जो अमीर सोसाइटीज है, देश है, उनको जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जो गरीब देश और गरीब सोसाइटी है, उनको जिम्मेदारी बहुत कम है। और कैपेसिटी भी अमीर देश और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों का ज्यादा है। इसीलिए जिम्मेदारी उनको है, पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों गरीब देशों को, डेवलपिंग विकासशील देशों को देके उनको मदद करना। एक तो उनको सिस्टम्स को लो कार्बन इकोनॉमी को तरफ ले जाए, और दूसरा उनको जो एडाप्टेशन का जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का चलते जो
आप मार खा रहे हैं, उसमें अनुकूलन का जो ज़रूरत है, उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा और टेक्नोलॉजी, ये दोनों अमीर देश और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश देंगे और गरीब विकासशील देश इसको मिलेंगे। और आइडिया ये था जिसमें मैक्सिमम ग्रांट बेस्ड होगा, लोन नहीं होगा, ग्रांट होगा। लेकिन ये उम्मीद पूरा नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट यदि हम जाए कॉप 16 में, जो मेक्सिको का कैनकून शहर में हुआ था, वहाँ पहला बार एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ। कोपेनहेगन में एक डिसीजन कर दिया गया था $100 बिलियन, जस्ट अनाउंसमेंट कर दिया गया था, डिसीजन नहीं था। कोपेनहेगन के बाद कैनकून में नेक्स्ट ईयर जो कॉप 16 है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हुआ वो है जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक फिक्स्ड गोल होगा। 2020 से अमीर देश मिलके जो एनेक्स 1 में है, उसके सारे देश मिलके सालाना $100 बिलियन गरीब देश को देंगे एज क्लाइमेट फाइनेंस। और ये तब भी क्लियर था कि ये लार्जली पब्लिक फाइनेंस होगा और ग्रांट होगा। अब बाद में ये काफ़ी परिवर्तन हुआ है और हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो 2009 और 10 में जो नेगोशिएशन हो रहा है, ये 2008 7 8 का जो इकोनॉमिक कोलैप्स पूरी दुनिया में जो माने आर्थिक एक धस आया था अमेरिका से शुरू होके, उसको असर वहाँ से आते 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 शुरू हो गया था। एक्चुअली 2009-10 में भी काफ़ी पुश था, क्योंकि उसके पहले ही एक स्टडी आ चुका था, 2 स्टडी आ चुका था, जो दिखा रहा था जो क्लाइमेट फाइनेंस का सबसे कम जो ज़रूरत है, वो है $600 बिलियन प्रति साल उस समय 2009 में। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ वो है $100 बिलियन, $100 बिलियन, वो भी 2020 से शुरू होगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले एक बहुत छोटा, जिसको फास्ट स्टार्ट फाइनेंस नाम दिया गया, वो शुरू हो गया था, वो $10 बिलियन पर ईयर, बहुत ही छोटा अमाउंट। और जस्ट इसको ये सुनने में काफ़ी बार बड़ा लगता है $100 बिलियन। आज $1 बिलियन 8,500 करोड़ का रुपया का आसपास है, 8,500 करोड़ का। तो $100 बिलियन आपको लग सकता है 8.5 लाख करोड़, ये तो बहुत पैसा है। लेकिन यदि हम इसको एक कॉन्टेक्चुअलाइज करें, सही पर्सपेक्टिव में रखें, 2022 में पाकिस्तान में जो भयानक बाढ़ आया था, जो सारे एट्रीब्यूशन साइंस से दिखा गया, जो क्लाइमेट चेंज यदि नहीं होता एमिशन से, तो ये 30 गुना कम लाइकली था, कम होने वाले थे। तो 30 गुना बढ़ गया इसका चांस। तो हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ सीधा जोड़ सकते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान फ्लड जो 2022 में हुआ था, उसके समय जो आकलन किया उसके बाद कितना लॉस हुआ, उसका सबसे कम जो आकलन है वो है $12 बिलियन। माने एक देश का एक क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट में जो लॉस हुआ वो $12 बिलियन। और वो भी कम, क्योंकि वो पाकिस्तान व भारत में एक ह्यूमन लाइफ व 1 एकड़ जमीन का फसल खराब हो जाना के कम में आंका जाता है। यही अमेरिका में यूरोप में होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा आंका जाता था। इसमें अमेरिका में कुछ जो हरिकेन्स आया है, उसमें लॉसेस का अमाउंट 10 से 20 बिलियन डॉलर का ऊपर चला गया। तो ये आपको सीधा दिखाते हैं, ये जो $100 बिलियन प्रति साल, इसको सुनने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत कम है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा जो आया, वो है जैसे मैंने बोला कॉप 16 में कैनकून में एक डिसीजन हुआ जो $100 बिलियन 2020 से लिए दिया जाएगा। और वो सेपरेटली दिया जाएगा, जिसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाद में उसको सेवल में जाके वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैंने अंडर यूएनएफ ट्रिपल सी वो डिस्बर्स करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जो 2-3 साल पहले तक का भी जो हिसाब है, $100 बिलियन पर ईयर नया फंडिंग कभी नहीं हुआ, किसी भी साल में नहीं हुआ। उसमें अकाउंटिंग फजिंग बहुत हुआ है। नेक्स्ट जो बड़ा टर्निंग पॉइंट हम जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम भी एक मानते हैं, जो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हिसाब से, पेरिस का जो पेरिस में जो कॉप हुआ था, उसमें पहला बार एक नया एग्रीमेंट हुआ, जहां बहुत सारे गरीब देश, अफ्रीकन कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज, क्योंकि इसमें जो टापू का देश है उनका तो अपना एग्जिस्टेंस का ही खतरा है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली मार्क किया गया है कि 2060 70 80 इस बीच में कुछ टापू का देश, जैसे नाउरू है, टुवालू है, हाँ, कुछ कुछ आइलैंड, सोलोमन आइलैंड टाइप कंट्रीज है, जहाँ काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारा जो लक्षद्वीप है, ये सारे मालदीव्स है, ये सारे कंट्रीज का एक बड़ा हिस्सा पानी का नीचे, समुंदर का नीचे चला जाएगा। मतलब उनको रिफ्यूजी होके और कहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं, ये जो कंट्रीज है, देश है, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर लगा रहे थे। जो पहले का जो एग्रीमेंट
2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज को लिमिट करने का वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर तक यदि बढ़ेगा तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में इसका और भी असर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि 3 से 4 गुना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ का मेल्टिंग हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है और पानी, समुंदर का पानी एक्सपैंड होके समुंदर का स्तर बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जाएगा समुंदर का पानी का नीचे आ रहा है, व नमकीन पानी आ रहा है, जो हमारे भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, ओडिशा में, केरला में, बहुत सारे जगह में इसका असर ऑलरेडी आज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जगह में लोगों को अपना घर, अपना ज़मीन छोड़ के पीछे हटना पड़ रहा है, ऊँचा ज़मीन में जाना पड़ रहा है। तो ये जो टापू का कंट्री है, इनके पास पीछे जाने का जगह नहीं है, मतलब उनको अपना देश ही डूब जाएगा। इसलिए उनको प्रेशर में, पेरिस में पहला बार 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है, 1.5, 1.5 डिग्री सेल्सियस उसको इंक्लूड किया गया एज एन ऑप्शनल टारगेट। ये भाई ठीक है, मैंने ये बात सही है, क्योंकि साइंस भी दिखा रहा है कि 1.5 से यदि ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा असर और भी मिलेगा। तो पेरिस में 2 डिग्री सेल्सियस को एक टारगेट रखा गया, जिसको हम रेड लाइन बोलते हैं, और एक आप मान सकते हो ऑरेंज लाइन। ये भी बोला गया ये हम लोग बहुत कोशिश करेंगे, हम लोग मीन्स दुनिया का सारे देश मिलके कोशिश करेंगे, सारे गवर्नमेंट मिलके, ये टेम्परेचर राइज 2100 तक 1.5 डिग्री जो प्री इंडस्ट्रियल जमाना था उससे, उसके अंदर रखा जाए। इसका अभी हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए ये साथ में अभी के दिन में ये असंभव हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1.3 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं। और जो अभी का साइंस है वो दिखा रहा है 2035 तक, जो 10 साल के अंदर है, 2035 तक हम 1.5 डिग्री क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि प्रति डिकेड, प्रति 10 साल में कितनी टेम्परेचर बढ़ता था वो अभी 2.2 डिग्री से ऊपर चला गया। पहला 2 दशक में 0.2 डिग्रीज था, अभी उसको ऊपर गया। तो 1.5 डिग्री का जो टारगेट है, जो 2100 तक का टारगेट है, वो ऑलरेडी दिख रहा है 2035 तक हम उसको पार कर जाएंगे, और उसके बाद स्थिति क्या होगा उसको और भी बिगड़ जाएगा। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट में एक तो एक पॉजिटिव, जो 1.5 डिग्री का जो एक ऑप्शनल टारगेट बोल के ऑफिशियल टेक्स्ट में लिया गया। 2 नंबर, पेरिस में फेज आउट का एक बार बात आया था, लेकिन वो ऑफिशियल टेक्स्ट में नहीं आया। और तीसरा जो एक नेगेटिव साइड पेरिस में किया, पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में, वो था जो कियोटो का जो मार्केट मैकेनिज्म, उसको ऑफिशियली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। मतलब पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.2 एंड 6.4 में, 6.2 और 6.4 जो आर्टिकल्स है, कोई भी एग्रीमेंट में ऐसे बहुत सारे होता है जैसे कोई कानून में होता है, तो ऐसे ही उनका 6.2 एंड 6.4 में मार्केट मैकेनिज्म को ऑफिशियली एक्नॉलेज कर दिया गया। उसके ऊपर वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। मतलब मार्केट मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, इसके पहले कियोटो का जो मार्केट मैकेनिज्म था वो था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पूरी दुनिया के लिए। मतलब अमीर देशों का गवर्नमेंट বা कोई इंडस्ट्री पैसा देगा, गरीब देशों का कोई इंडस्ट्री, कोई एंटरप्राइज, किसी को पैसा मिलेगा, लेकिन वो थ्रू होगा थ्रू सीडीएम व क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और हम जानते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में जिनको पैसा मिला, बहुत बड़े पैसा मिला, वो है अदानी का पावर को मिला, रिलायंस पावर जो छोटे भाई अंबानी का पावर को मिला, गुजरात फ्लोरोकार्बन को मिला, मतलब बड़े बड़े उद्योगपति अमीरों को पैसा मिला, और उसमें गरीबों को और ज़्यादा नुकसान। तो सीडीएम बहुत बड़ा एक धोखा है, धोखा था, धोखा है। तो सीडीएम पहला का मैकेनिज्म था। पेरिस एग्रीमेंट में उसको एसडीएम नाम देके, न्यू मैकेनिज्म को नाम देके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और एक नया मार्केट मैकेनिज्म, उसको रूल के लिए वर्किंग ग्रुप बना दिया। और वो वर्किंग ग्रुप एडवाइजरी ग्रुप बोलते हैं। उस ग्रुप्स उसको रूल करके एक्चुअली 2 साल पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया जो ये रूल में चलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी अलाउड है, जिसको हम जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये लेके हल्ला बहुत हुआ, लेकिन वो एक पेरिस एग्रीमेंट का नेगेटिव पॉइंट में भी वो एक है। और पेरिस एग्रीमेंट 1.5 को ऑफिशियल टारगेट करने में फेल किया। मतलब जो प्रेशर था, आप 2 डिग्री का बात छोड़ो, आप 1.5 डिग्री का बात करो और उस आधार पर एक्शन लो, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो सिग्निफिकेंट जो कॉप हुआ है, वो है ग्लासगो में, जो 2021 में हुआ था। 2020 में होना था, कोविड के चलते हो नहीं पाया, तो 2021 में हुआ। ग्लासगो में ये सारे चीज़ों को साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आया। कॉप में इतनी सालों में 26वां कॉप था, लेकिन 25 सालों में कॉप में
ऑफिशियल टेक्स्ट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा 90%, वो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, डिफोरेस्टेशन बहुत छोटा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा सोर्स है कोयला, तेल और नेचुरल गैस, जो बेसिकली मीथेन है। उसको जलाना, उसको एक्सट्रैक्शन करना और जलाना। फॉसिल फ्यूल को बंद करने के बाद पहला 25 साल में बार बार लोगों ने चर्चा में लाने का कोशिश किया, लेकिन ऑफिशियली कभी भी उसको आने नहीं दिया गया। ग्लासगो में पहला बार ये बात टेक्स्ट में आया, एग्रीमेंट में नहीं आया, लेकिन टेक्स्ट में आया कि हम लोगों का फॉसिल फ्यूल्स को फेज डाउन करना पड़ेगा, मतलब उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम पहला बार फॉसिल फ्यूल जो क्रिमिनल, जो जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ऑफ कोर्स हमारा इकोनॉमिक मॉडल इज मोर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इकोनॉमी है, फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी, उनके ऊपर, फॉसिल फ्यूल के ऊपर ऑफिशियली टेक्स्ट में ग्लासगो में पहला बार जिक्र किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हाईलाइट किया गया। काफी रेजिस्टेंस था, सऊदी अरेबिया, चीन, भारत, सबसे रेजिस्टेंस था, अमेरिका, लेकिन तब भी उसको अल्टीमेटली एक बहुत डाइल्यूटेड भाषा में उसमें इंक्लूड किया गया। तो उसके बाद 2-3 सालों में उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। ये एग्रीमेंट हुआ है, ये सो कॉल्ड अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल, मतलब अनएबेटेड मीन्स आप फॉसिल फ्यूल जला के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करो, फिर कोई ना कोई तरीका से उसको सोख लो, सिक्वेस्टर कर लो। ये एब्सर्ड प्रपोजल है। इसका टेक्नोलॉजिकल कुछ प्रपोजल है, कुछ पेड़ लगा के प्रपोजल है, लेकिन ये होना मुश्किल बहुत है। लेकिन तब भी ये अभी ऑफिशियल टेक्स्ट में यूएन का, जो UNFCCC का जो एक कॉप के बाद जो टेक्स्ट एडॉप्ट होता है, सभी कंट्रीज ने एग्री करते हैं, उसमें अभी ये आ गया कि अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना जरूरी है, और उसको, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। जबकि धरती का स्थिति, जो आप आज के दिन में यूनेप का जो लेटेस्ट 2024 का जो एमिशन गैप रिपोर्ट, मतलब कितना एमिशन कम करना पड़ेगा, कितना एमिशन हमने कम किया, हमारा गैप कितना है, कितना कम पड़ रहा है हमें हमारा काम में, वो यदि देखे तो अभी भी 2023 का जो एस्टिमेट है, क्योंकि 24 का रिपोर्ट 2023 तक का आकलन किया, 2023 में एमिशंस आज तक का सबसे ज्यादा 57.1 बिलियन टन, मतलब 5,710 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs सब मिला के यदि कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल में लाया जाए, तो 5,710 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर एमिशन हमने किया, और ये आज तक का सबसे ज्यादा है। और जो 1.3% बढ़ा है 2022 से ऊपर, मैंने कम नहीं हुआ, अभी भी 1.3% एक साल में बढ़ा है, और 24 उसी दिशा में बढ़ रहा है, यदि कुछ अजीब नहीं घटे तो। तो ये जो कंटिन्यूअस हमें बढ़ते जा रहा है, जबकि आईपीसीसी का रिपोर्ट और बाकी सारे साइंस दिखा रहा है, जो 2030 तक, एमिशन गैप रिपोर्ट भी उसी को जिक्र कर रहा है, 2030 तक हमारे एमिशंस को हम 47% कम करना पड़ेगा। अभी हम बढ़ रहे हैं, और 5 साल के अंदर 47% दुनिया के एमिशन को कम करना पड़ेगा। 2035 तक कम से कम 57% कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम तबाही की तरफ बढ़ेंगे। तो ये साइंटिफिक असेसमेंट है, और ये दिखा रहा है कि यदि हम आज के दिन में जितनी सरकारें UNFCCC का मेंबर है, सब लोगों ने जितना प्लेजेस किया, जितना उनको NDC, नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट में पहला बार सब कंट्रीज ने, जो मेंबर कंट्रीज ने दिया था, लगभग सभी कंट्रीज ने दिया था, कुछ छोटे छोटे कंट्रीज छोड़ के, सभी के मिला के सारे जो हम ये करेंगे, हमारा इतना का प्लेज है, हमारा इतना प्लेज है, सबको मिला के देखे, तो कम से कम 2.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा 2100 तक। ये बहुत कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन है, एस्टिमेट है। तो मतलब इससे ज्यादा ही एक्चुअली बढ़ेगा, और इसके मतलब बहुत सारे धरती तंत्र कोलैप्स कर जाएगा। जो मैं प्लानिटरी बाउंड्रीज का बात कर रहा था, तो धरती का सीमाएं, वो 2009 में पहला बार आया था, तब कोई भी प्लानिटरी बाउंड्रीज नहीं टूटा था। 2015 में जब दोबारा प्लानिटरी बाउंड्री स्टडीज हुआ, सेकेंड स्टडी, तब देखा गया कि 3 प्लानिटरी बाउंड्री टूटने का कगार पर है। 2023 पे जो स्टडीज हुआ था, उसमें देखा गया 6 बाउंड्री टूटने का कगार पर है, और 2024 में एक उसको सप्लीमेंट्री स्टडीज आया है, जो दिखा रहा है एक्चुअली 7 बाउंड्री टूटने का कगार पर है। और एकदम रिसेंट 2024 का स्टडी ये भी दिखा रहा है, जो एक हम जो बोलते हैं टिपिंग पॉइंट, जैसे जो
और इसके साथ लाखों करोड़ों लोगों को, करोड़ों मतलब बहुत करोड़ों लोगों को आजीविका जीवन जुड़े हुए हैं। जैसे जो टिपिंग पॉइंट अभी 2024 का स्टडीज में आया है, जो टूट गया माना जाता है, जिसको हम तोड़ दिया, वो है कोरल रीफ्स। पूरी धरती का समुंदर में जितना कोरल रीफ है, वो धरती का समुंदर का सिर्फ 1.34% हिस्सा में ही कोरल रीफ है। लेकिन पूरी समुंदर का जो बायोडाइवर्सिटी, उसका लगभग 22 से 25% उस कोरल रीफ का आश्रय में बचते हैं, मतलब पनपते हैं। तो ये देखा गया, धरती में लगभग 40% कोरल रीफ ऑलरेडी कोरल ब्लीचिंग एंड डाई आउट हो गया, मतलब 40%। तो और कोरल रीफ का टिपिंग पॉइंट शायद हम क्रॉस कर चुके हैं, साइंटिस्ट ये बता रहा है 2024 का स्टडी में। इसके मतलब अभी से पूरी धरती में कोरल रीफ सिर्फ कोलैप्स ही करेगा, ब्लीचिंग होगा, फिर डाई आउट हो जाएगा। और इसके चलते पूरी समुंदर का जो बायोडाइवर्सिटी, जिसके टॉप में सबसे ऊपर फिश है, बड़े मछली है, और जिस मछली के आधार पर करोड़ों लोग आजीविका भी चलाते हैं, और 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लोग उसको प्रोटीन भी मिलता है। धरती का एक बड़ा फूड सोर्स सी फूड से आता है। तो वो सी फूड का जो चेन है, वो कोलैप्स के तरफ बढ़ रहा है। उसका एक टिपिंग पॉइंट हमने तोड़ दिया, दूसरा टिपिंग पॉइंट भी तोड़ने का बहुत नजदीक है। तो ये आज स्थिति है। और ये स्थिति में जो, यदि हम जल्दी से आज इस बार का कॉप में आ जाए, COP30 ब्राजील में, इसको बोला जा रहा है कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन कॉप, मतलब ये काम करके दिखाओ, काम को लागू करो, इसके लिए कॉप है। ना कि फिर से नया कोई अनाउंसमेंट करो, पेपर में कागज में रख दो, एक बड़ा कमिटी बना दो, हाई लेवल कमिटी मीटिंग करते रहे, 10 साल 20 साल मीटिंग करते रहे, जो बहुत साल से हुआ है। तो इसीलिए ये ब्राजील में जो बेलेम में हो रहा है, इसको बोला जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन कॉप, बा काम करो लागू करो, इसको कॉप, लागू करने वाली कॉप। इसमें लागू करने वाली बातों में क्या क्या प्रधान है, मुख्य है। ये एक तो चीज है जो आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में कॉप का दौरान एक ग्लोबल स्टॉक टेकिंग हुआ था, ग्लोबल स्टॉक टेक, जिसको मतलब है जो कहाँ हमें करना क्या था, हमने क्या किया, किस देश का कितना प्रोग्रेस हुआ, आप एनडीसी में क्या करने के बाद वादा किए थे, आप कहाँ तक किए, कहाँ पहुंचे, ये सारे एक स्टॉक टेक हुआ था। तो उस ग्लोबल स्टॉक टेक का आधार पर 5 साल हो गया, अभी आपको दूसरा एनडीसी, जो नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, वो आपको राष्ट्रीय स्तर पे किया गया जो प्लान, आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या करोगे, ये आपको सबमिट करने का टाइम है इस बार। तो ये जो दूसरा एनडीसी को सबमिट करना है, और उस एनडीसी को अपग्रेड करना है, मतलब ये रूल है, जो आप एनडीसी को डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, यदि आपको एग्रीमेंट में रहना है, आप अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस साल 25 का डेडलाइन है, अपग्रेडेड एनडीसीज को सबमिट करना है, जमा करना है। तो वो एक बड़ा एजेंडा है, जिसको लागू करने के एजेंडा के लिए माना जाता है। दूसरा जो बड़ा एजेंडा है, जैसे दुबई में जो कॉप हुआ था यूएई में, उसके एक लॉस एंड डैमेज फंड को इंस्टीट्यूट किया गया था, उसमें पैसा डाला गया था थोड़ा बहुत। तो लॉस एंड डैमेज का मतलब है, जो जितने भी आप अनुकूलन का करो, एडाप्टेशन करो, लेकिन तब भी बड़े बड़े क्लाइमेट चेंज के चलते बड़े आपदा आके नुकसान कर रहा है, उससे चलते बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उसके लिए कुछ भरपाई करना पड़ेगा। भरपाई मतलब कुछ मदद अमीर देश करेंगे, और गरीब देश जो इससे भुगत रहा है उनको करेंगे। जैसे भारत में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पूरी हिमालयी क्षेत्र में एक के बाद एक तबाही आ रहा है। और ये काफी क्लियरली है, जो समुंदर का तापमान इतना ज्यादा है, इतना मॉइस्चर हमारा हवा में, वायुमंडल में जा रहा है। और वायुमंडल जब, हवा जब 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, वो 7% ज्यादा मॉइस्चर को पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं। और जब वो 3-4 डिग्री ज्यादा गर्म काफी साल से था, तो आपको 20 से 25% एक्स्ट्रा मॉइस्चर जब हवा में उठेगा, उठ के जब ठंडा होगा, तब हेवी बारिश, जो इंटेंस रेनफॉल का जो घटनाएं बढ़ चुका है पूरी हिमालय क्षेत्र में, केरला में देखिए, सेंट्रल इंडिया में देखिए, जहां सह्याद्री का रेन शेडो एरिया में इतना फ्लडिंग हो रहा है, इतना हेवी बरसात हो रहा है, भारी बरसात, और साथ साथ बाढ़ आ रहा है। तो इसको चलते जो लॉस एंड डैमेज फंड को स्ट्रेंथन करना, मतलब इतनी नुकसान हो रहा है, तो गरीब देश कहाँ से इसको मैनेज करेगा, अपना लोगों को क्या सपोर्ट कर पाएगा। इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड जो बना था, उसमें बहुत कम पैसा है। तो इस बार का एक एजेंडा है जो क्लाइमेट फाइनेंस, 3 चीज है उसमें। क्लाइमेट फाइनेंस जो मिटिगेशन एडाप्टेशन के लिए है, उसके एडाप्टेशन का हिस्सा बढ़ाना। एडाप्टेशन मतलब इतने सारे परिवर्तन हो रहा है,
खेती का नुकसान हो रहा है, ये सारे चीज़ को बढ़ाना, फंडिंग को बढ़ाना, आपको इकोनॉमीज़ को लो कार्बन इकोनॉमी में ले जाने के लिए काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अमीर देश तो अपने आप कर सकते हैं, चीन सबसे तेज़ी से कर भी रहा है, लेकिन गरीब देश कैसे अपना रेवेन्यू से, वो तो आप ऑलरेडी डेट में है और उनका ऑलरेडी लोन रिपेमेंट से ही वो भुगत रहा है, तो वो कैसे करेगा? तो उसको फंडिंग ज़रूरी है। वो जो एडाप्टेशन फंडिंग और तीसरा लॉस एंड डैमेज फंडिंग, और ये भी बात बहुत स्ट्रांगली इस बार उठाया जाएगा जो दूसरा बड़ा एजेंडा में है, जो पिछले साल पिछले 2 साल का नेगोशिएशन में जो आया था, पिछले साल जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बोला गया था, जो सभी मिलके एक नया क्लाइमेट फाइनेंस का लक्ष्य रखा जाए, जो 2009-10 से 100 बिलियन डॉलर प्रति साल का 2020 से शुरू होने वाले जो फंड जो चल रहा था, उसको बढ़ा के 300 बिलियन डॉलर करने का बात हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन 2035 से वो शुरू होगा, ये जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उसको मीनिंग बहुत कम हो गया। क्योंकि आप 2009-10 से शुरू करके 35 तक देखिए, इन्फ्लेशन में ही उसको वैल्यू एक्चुअली बहुत कम हो जाएगा। तो 2035 में जाके 300 बिलियन डॉलर का जो मतलब है, वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो ऑफिशियल एस्टिमेट है, जबकि यूएनएफसीसीसी का भी अपना एस्टिमेट है, आज का दिन में कम से कम 1300 बिलियन डॉलर व 1.3 ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस का कम से कम जरूरत है। तो एक पुश है जो क्लाइमेट फाइनेंस और भी बाकी सोर्स से कैसे जुटाया जाए और इसको कैसे 1.3 ट्रिलियन डॉलर व 1300 बिलियन डॉलर का तरफ लेके जाया जाए। तो ये एक एक्शन एजेंडा है, जो दूसरा बड़ा एजेंडा है। तीसरा, क्योंकि ये जो बेलेम शहर है, ये अमेज़न का बगल में बैठा है। अमेज़न जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, उसका बगल में बैठा है। इनफैक्ट उसको बाउंड्री में ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। कभी बेलेम शहर भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में था। फॉरेस्ट का एक हिस्सा काट के शहर जैसे हर जगह में बनता है, शहर बना। तो बेलेम शहर में हो रहा है, अमेज़न का बीच में, और अमेज़न पूरी धरती का एक लंग्स बोला भी जाता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट्स एंड डिफॉरेस्टेशन ये इस बार एक बड़ा एजेंडा है। और आप 2021 में जब ग्लासगो कॉप हुआ था, तब वहाँ एक ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन प्लेज लिया गया था, जो आने वाले 10 साल में पूरी धरती में सब कुछ जो डिफॉरेस्टेशन जंगल जो खराब कर जंगल काटा जा रहा है, उसको खत्म करेंगे। हमारा देश में तो उसका उल्टा ही चल रहा है, जैसे हसदेव अरन देखे और कहीं देखे, कोई भी कोट एंड कोट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम हजारों एकड़ जंगल आराम से काट देते हैं। और भारत ये ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन प्लेज में हस्ताक्षर नहीं किया, इसको नहीं माना। तो ये फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा एजेंडा है इस बार का कॉप में, और ब्राज़ील इसके ऊपर कुछ पुश करेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ब्राज़ील ने कॉप का ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बड़ा रोड बनाया अमेज़न फॉरेस्ट का अंदर से, 4 लेन हाईवे बनाया, तो वो लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है। लेकिन ये छोटा-छोटा बात हम छोड़ भी दें, एक चौथा बड़ा एजेंडा है, क्योंकि जो इस बार बार-बार बोला जिसको लागू करने वाली कॉप के बारे में प्रचार किया जा रहा है। तो इस बार पूरी जोर लगाओ इसको लागू करने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ ज़मीनी स्तर पे एक्शन हो। और उस एक्शन के लिए उन्होंने 30 ऐसे एक्शन एजेंडा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंसी बाकी सारे ग्रुप्स का मदद से, और उसमें 30 एक्टिवेशन ग्रुप बनाने का इस बार कोशिश करेंगे। मतलब हर एक जो एक्शन एजेंडा आइडेंटिफाई किया, उनको चुना, उनको पकड़ा, उसके लिए एक बहुत सारे देश का रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक-एक एक्शन एजेंडा के लिए एक-एक एक्टिवेशन ग्रुप बनेंगे, तो ताकि सिर्फ ये कागज में नहीं रह जाए, टेक्स्ट में नहीं रह जाए, ये जमीन में उतरे। तो ये सारे बड़ा एजेंडा है। और पांचवा जो एक बड़ा मुद्दा इस बार होगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका है, उसने इफेक्टिवली डिक्लेयर कर दिया, हमने पेरिस एग्रीमेंट से, क्योंकि ट्रंप आने के बाद पेरिस एग्रीमेंट से निकल रहा हूं, तो वो 26 से लागू होगा। लेकिन इफेक्टिवली उन्होंने सारे सरकारी पॉलिसी बदल दिया। एमिशन रिडक्शन का जितनी उनको स्कीम था निकल दिया। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो उन्होंने बाइडेन का ज़माने में बना था, जिसके चलते बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बहुत सारे चीज़ों का मदद किया जा रहा था। तेल एंड गैस का नया खोदने में कुछ हद तक पाबंदी था, पूरा पाबंदी नहीं था। हाँ, कुछ हद तक कम हुआ था। वो सारे पॉलिसीज़ उन्होंने उल्टा कर दिया। वहाँ कोल को शुरू करने का कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयला अमेरिका में ज़्यादा महँगा पड़ता है। तो लेकिन पूरी जो क्लाइमेट का कुछ करने का पॉलिसीज़ था, थोड़ा बहुत बाइडेन का ज़माना में, वो पॉलिसीज़ उल्टा कर दिया उन्होंने। लास्ट पॉइंट, जो पिछले 3 साल
जो कॉप हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो था जिसको हम पेट्रो स्टेट बोलते हैं। जिस देशों का आर्थिक के का एक बड़ा हिस्सा तेल एंड गैस निकाल के और उसको बेच के उसको पैसा आते हैं। उस देश तेल एंड गैस का रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर है। इस बार ब्राज़ील एकदम पेट्रोस्टेट नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ब्राज़ील भी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन बहुत बड़े पैमाने करते हैं। पेट्रोब्रास उसका एक बड़ा उदाहरण है, सरकारी कंपनी है। लेकिन उस ढंग से ब्राज़ील उतना ओपनली पेट्रोस्टेट नहीं है। दूसरा, ब्राज़ील में सिविल सोसाइटी का मूवमेंट ग्रुप था, जन आंदोलन का, सामाजिक संस्थाओं का जो आंदोलन ग्रुप है, फॉरेस्ट ग्रुप्स है, इंडिजिनियस ग्रुप्स है, इन सब के लिए इस बार थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा होगा। इन लोगों को अपना बात रखने के लिए नेगोशिएशन के बाहर, नेगोशिएशन रूम में तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन नेगोशिएटर्स के साथ नेगोशिएशन रूम के बाहर चर्चा करना, उनको कॉन्फ्रंट करना, उनके सामने प्रोटेस्ट करना, ये सारे का जगह ज़्यादा होगा। और दुनिया का जो लोग जो क्लाइमेट चेंज का मार झेल रहा है, उनको वॉइस को उठाने का मौका काफ़ी ज़्यादा होगा। जो यूएन का ऑफिशियल ब्लू ज़ोन है, उसके अंदर भी और उसके बाहर भी शहर में, पिछले 3 साल बाहर शहर में भी, जो बाकू शहर में, दुबई में और इजिप्ट में शर्म एल शेख में, नॉट इजिप्ट शहर में देश है, शर्म एल शेख में ये अपॉर्च्युनिटी नहीं था, ये मौका ही नहीं था। आप शहर में बाहर कहीं प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते थे। तो इस बार ये सारे खुला छूट है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपको वॉइस लेके जा सकते हो, आपका पॉइंट दे सकते हो। हाँ, अंदर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। साथ-साथ बहुत ग्लासगो के बाद पहला बार फिर से जो पीपल्स क्लाइमेट समिट, ये 12 से 16 तक पीपल्स क्लाइमेट समिट भी वहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो ब्राज़ील का सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, आंदोलन ग्रुप है और बाकी दुनिया भर का कुछ आंदोलन ग्रुप का समर्थन में, कुछ फंडिंग एजेंसीज का समर्थन में एक पीपल्स क्लाइमेट समिट भी हो रहा है। जहाँ भी दुनिया भर का आंदोलन, दुनिया भर का सिविल सोसाइटी जो जा पाएगा, क्योंकि ब्राज़ील में पहुँचना हमारे जैसे देशों का लोगों का बहुत महँगा पड़ रहा है, वहाँ रहना-खाना भी बहुत महँगा पड़ रहा है। तो काफ़ी कितने लोग जा पाएँगे वो एक मुद्दा है। लेकिन जो पहुँच पाएँगे, उनको अपना बात लेके जाना, अब दुनिया के सामने उसको सच्चाई पेश करना और प्रेशराइज़ करना, जो नेगोशिएटर है उनको प्रेशर डालना, कि भाई और बेहतर पॉलिसी बनाओ और एक्शन करो, इसके मौका ज़्यादा है। तो इस उम्मीद के साथ हम ब्राज़ील में जाएँगे। तो आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।